नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों की विवेचना पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध पाठों के गद्यांशों की व्याख्या के अंतर्गत पाठ 2 निबंध कवि कर्तव्य जो है प्यारे विद्यार्थियों उसको हम ले रहे हैं। इसके निबंधकार है लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके विगत वीडियो से हमने इनके 2-3 गद्यांश अब पढ़ लिए चुके हैं। अब हम आगे के गद्यांशों को देखते हैं। ये जो गद्यांश है, कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब, और ये अंत में ख़त्म होगा, क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो गद्यांश है वो आपका पृष्ठ संख्या 41 पर है। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध जो संग्रह पुस्तक आपकी 41 नंबर पृष्ठ पर, यह एक ऊपर वाले 2 गद्यांश छोड़ करके तीसरा जो गद्यांश है भाषा वाला, वहाँ से ये शुरुआत हो रही है, इसकी प्रारंभ है यहाँ से। तो भाषा हमने विगत वीडियो में पढ़ा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, इन्होंने इस लेख को 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें छंद, भाषा, अर्थ और विषय। तो इस प्रकार से 4 भागों में इस लेख को, इस निबंध को उन्होंने विभक्त किया है। तो छंद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे वो हमने पढ़े। अब हम इसमें भाषा वाला जो भाग है उससे हम पहला गद्यांश हम लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और ये पृष्ठ संख्या 41 पर है। और इसमें भाषा से शुरुआत जो प्रारंभ होती है वहीं से ये शुरू हो रहा है। देखिए, कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज समझ ले, सहज में ना आसानी से समझ ले, और अर्थ को हृदयंगम कर सके, अर्थात आत्मसात कर सके, हृदय में उतार सके। पद्य पढ़ते ही उसका अर्थ कंठस्थ हो जाने से विशेष आनंद प्राप्त होता है। जैसे कोई पद्य की रचना आप पढ़ोगे और वह उसके अर्थ को आप तुरंत ही समझ लो, कंठस्थ हो जाए, वो पद्य रचना पढ़ते ही समझ में आ जाए और उसके बाद में वो कंठस्थ भी हो जाए, तो वह विशेष आनंद की प्राप्ति होती है और पढ़ने में जी लगता है, आपका मन भी लगता है। परंतु जिस वाक्य का भावार्थ कठिनता से समझ में आता है उसके अवलोकन में जी नहीं लगता और बराबर अर्थ का विचार करते करते उससे विरक्ति हो जाती है, उससे मन ऊब जाता है। ठीक है, विरक्ति हो जाती है और उससे रुक्षता हो जाती है, अरुचि हो जाती है। आगे देखिए क्या लिखते हैं कि जो कुछ लिखा जाता है वह इसी अभिप्राय से लिखा जाता है कि लेखक का हृदयगत भाव दूसरे समझ जाए। जो कुछ लिखा जाए वह इस अभिप्राय, इस तात्पर्य से लिखा जाता है कि लेखक का जो मन का भाव होता है वो दूसरा पाठक है वो समझ में आ जाए उसको। यदि इस उद्देश्य की सफलता न हुई तो लिखना ही व्यर्थ हुआ। अगर कवि या लेखक इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके कि जो वो भाव लिख रहा है, जो पाठक कवि लिख रहा है वह पाठक को समझ में आया नहीं आया, अगर ऐसा नहीं हो, सफलता नहीं मिली तो लिखना व्यर्थ है। अतएव क्लिष्ट की अपेक्षा, क्लिष्ट का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कठिन, कठिन की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय यानी आवश्यक है, जरूरी है। तो अब इसको हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश के रूप में। पहले हम प्रसंग, फिर विशेष प्रसंग और उसके बाद में व्याख्या और उसके बाद में विशेष। तो इस प्रकार से क्रम से हम इन गद्यांशों को लेंगे, परीक्षा में आएगा आपका। तो देखिए प्रसंग में क्या लिखना आपको। अवलोकन का अर्थ होता है देखना, परखना, विचार करना, और विरक्ति का अर्थ होता है अरुचि। प्रस्तुत प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत अवतरण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध, रचित कवि कर्तव्य निबंध शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें काव्य रचना करते समय, काव्य रचना में सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करने की लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जोर देते हैं। तो काव्य रचना करते समय सरल और सुबोध भाषा का चयन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ऐसे इसीलिए कहा गया है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों को, ताकि उसका अर्थ आसानी से ग्रहण हो सके। अगर कवि आसानी सरल शब्दों का, सहज शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पाठक है वो आसानी से उसका अर्थ वो सभी जो पढ़ने वाले हैं उसका अर्थ आसानी से ग्रहण कर पाएंगे।
तो ये आप प्रश्न में लिखेंगे। व्याख्या में आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि काव्य रचना करते समय कवि को ऐसी भाषा का प्रयोग चयन करना चाहिए। यानी काव्य रचना करने में खाली चाहिए छंदों का प्रयोग करने से ही उसका विशेष महत्व नहीं होता। काव्य रचना करने में छंद के साथ साथ भाषा का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए कवि को अपनी रचना में ऐसी भाषा का चयन करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हर स्तर का पाठक आसानी से समझ सके। लिखा है ना कि ऐसे सब कोई सहजता से समझ सके, यानी हर स्तर का पाठक है वो आसानी से समझ सके, ऐसी भाषा का चयन करना चाहिए, ऐसी भाषा का कवि को प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कवि को किस प्रकार से भाषा का चयन करना चाहिए, अपनी कविता किस प्रकार से लिखनी चाहिए, इसके बारे में वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं इस लेख के माध्यम से। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कवि को इस प्रकार से काव्य रचना में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हर स्तर का पाठक आसानी से समझ सके। ठीक है, सरल बात है ये तो। और पद्य पढ़ते ही अर्थ को हृदयंगम कर सके, और पद्य पढ़ते ही उसका अर्थ कंठस्थ हो जाने से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब पाठक को आसानी से, हर स्तर का पाठक अगर आसानी से समझ ले, ऐसी भाषा का अर्थ अगर प्रयोग करता है तो उससे अर्थ ग्रहण करके उसे आनंद की अनुभूति होगी। अर्थ ग्रहण करने से हृदयंगम वो आसानी से कर सकता है, आत्म हृदय में उतार सकता है उसके अर्थ को, और उसका भाव अपने मन में उतार लेता है। पद्य पढ़ते ही उसका अर्थ आसानी से ग्रहण करने के कारण कंठस्थ हो जाए, पद्य पढ़ते ही उसका भाव अगर आसानी से समझ में आ जाए, उसका अर्थ ग्रहण करने के साथ कंठस्थ भी हो जाए, तो ये विशेष आनंद की प्राप्ति देने वाला होता है, विशेष आनंद देने वाला होता है। और फिर इससे क्या होगा, पढ़ने में जी लगता है। अगर आसानी से अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, कंठस्थ हो जाए, तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। कोई भी काव्य रचना अगर पढ़ते हैं तो उसे आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद की अनुभूति होगी तो फिर उसमें जी लगेगा। उस पद्य रचना को पढ़ने में आपका क्या लगेगा? जी लगेगा, मन लगेगा। परंतु जिस काव्य रचना में क्लिष्ट अर्थ वाली भाषा का प्रयोग कर दिया जाए, कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया जाए, और वाक्य का अर्थ कठिनता से समझ में आए, तो और साथ ही साथ उस पद्य का अर्थ लगाने में भी जोर आए, पर अर्थ निकालने में मन उलझा रह जाए, तो ऐसी कविता को पढ़ते या देखने से, पढ़ने से लोगों का जी है वो नहीं लगता, उसे विरक्ति हो जाती है। इसलिए लगातार उसके क्लिष्ट अर्थ की संगति करने से क्या होता है, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है कठिन अर्थ को समझने में, जिससे पाठक है के मन में उस पद्य को पढ़ने में अरुचि या विरक्ति हो जाती है। ठीक है भाई, ये सीधी सीधी बात है। अगर कोई कविता आपको पढ़ने में सरल लगती है तो सरलता से उसके अर्थ को ग्रहण आप कर लोगे तो आपका, और उसको कंठस्थ भी कर लोगे तो आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। अगर वही कवि की कविता अगर कठिन शब्दों के साथ लिखी जा रही है तो उसके भाव को आप ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर उस कविता को पढ़ने में जी नहीं लगेगा, आपको मन लगेगा, उससे विरक्ति हो जाएगी, उस कविता को आप नहीं पढ़ेंगे। यही बात इसमें कहना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थी। लेखक आगे कहता है कि कुछ कवि यदि इस अभिप्राय से, इस तात्पर्य से कठिन भाषा का प्रयोग कर देते हैं अपनी कविता में कि वह उसका अर्थ जितनी अच्छी तरह से समझ लेता है, यानी कवि जिस अर्थ को समझ लेता है ठीक उसी प्रकार से वह यह भी समझ जाए कि पाठक भी समझ जाएंगे। यानी कवि अगर ऐसी कठिन शब्दों से युक्त कोई कविता लिख रहा है और कवि ये मन में सोच ले कि मैं जो लिख रहा हूँ, जिसे मैं समझ रहा हूँ इस कविता को, इस कठिन कविता को, वैसे ही पाठक भी समझ लेंगे। अगर ये सोचता है तो वो उसकी भावना गलत है, तो ये बात गलत है। क्योंकि यदि सभी लोग कवि के मंतव्य को, उसके अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझ सके, उन्हें अर्थ की प्रतीति नहीं होवे और या फिर अधिक विलंब से होवे, तो उस कवि या लेखक का लिखना क्या हो जाता है, फिर निरुद्देश्य होता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई कवि है और ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है काव्य में, तो फिर वो उसका लिखना निरुद्देश्य हो जाता है, उसका रचना कर्म व्यर्थ हो जाएगा। अतएव कवियों को यही वांछनीय है, यही आवश्यक है कि वह क्लिष्ट भाषा की जगह सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपनी कविता में क्लिष्ट भाषा की जगह सरल भाषा का वो प्रयोग करे और व्यर्थ में ही वो पांडित्य प्रदर्शन ना करे। ये बात कही जा रही है कि व्यर्थ में पांडित्य प्रदर्शन ना करे, व्यर्थ में जो है ज़्यादा अच्छे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करे। ऐसे इसकी अपेक्षा क्या करना चाहिए, कवि को क्लिष्ट भाषा की अपेक्षा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
सरलता से भावार्थ संप्रेषण हो जाने की क्षमता होनी चाहिए। सरलता से अपने भावों को संप्रेषण करने की क्षमता से ही क्या होता है, कवि का सम्मान बढ़ता है, उसकी लोकप्रियता फैलती है। कोई कवि अच्छी प्रकार से ऐसी कविता लिखता है जिससे प्यारे विद्यार्थियों पाठक गण आसानी से उसकी कविता को समझ सके, उसके अर्थ को ग्रहण कर सके, उसके भावों को ग्रहण कर सके, तो वह कवि ज़्यादा लोकप्रिय होता है, उस कवि की ज़्यादा उस कवि का सम्मान होता है। तो इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात पद में कहा है। विशेष वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आगे इस पद को हम पढ़ते हैं तो कालिदास, भवभूति और तुलसीदास जी काव्य की सरलता का आकार है। परम विद्वान होकर भी उन्होंने सरलता को ही विशेष महत्व दिया। यानी ये बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कालिदास, भवभूति जो संस्कृत के विद्वान थे, और या तुलसीदास जी जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी, तो ऐसे कवि बहुत विद्वान होते हुए भी इन्होंने सरल भाषा का चयन किया ताकि उसको सरलता से लोगों में, जनमानस में आसानी से वो समझ सके। तो ये बात आप विशेष में लिख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से सरल भाषा की काव्य रचना की थी, उसी को लक्ष्य करके लेखक ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों को प्रेरित किया है सरल भाषा का प्रयोग करने के लिए। ये आप लिख सकते हैं, भाषा सरल और शैली विवेचनात्मक शैली है। भाषा 2 नंबर पर आप लिख सकते हैं, भाषा सरल निबंध की भाषा है। निबंध की जो भाषा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखा है, निबंध की भाषा सरल व सहज है, अर्थगाह्य है, और साथ ही साथ शैली की बात करें तो यह विवेचनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पद समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए, पृष्ठ संख्या 42 पर है प्यारे विद्यार्थियों, 42 नंबर पृष्ठ पर है। देखिए ऊपर है, कविता एक अपूर्व रसायन है। यहाँ से शुरुआत है, जैसे विषय के अनुकूल शब्द स्थापना करनी चाहिए। फिर आगे है, कविता एक अपूर्व रसायन है, उसके रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता और बड़ी चतुराई आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते, कविता एक अपूर्व रसायन है, अनोखा रसायन है। रसायन होता है जो परिशोधित तरल पदार्थ होता है, औषधियों के रूप में होता है। रसायन होता है एक जो परिशोधित पदार्थ होता है। तो ये कविता भी एक रसायन की तरह होती है। उससे रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, बड़ी मनोयोगिता की जरूरत होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है, और बड़ी चतुराई की आवश्यकता होती है। रसायन, जैसे रसायन सिद्ध करने में आँच के न्यूनाधिक होने से, न्यूनाधिक मतलब कम या ज़्यादा, कम अधिक होने से रस बिगड़ जाता है, वैसे ही यथोचित शब्दों का प्रयोग नहीं करने पर काव्य रूपी रस भी बिगड़ जाता है। अगर कविता में कवि अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी अच्छे शब्दों का मतलब सरल शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, तो उससे फिर काव्य रूपी रसायन है वो बिगड़ जाता है, काव्य का रस है वो बिगड़ जाता है। किसी स्थल विशेष में रुक्षाक्षर कहते हैं जो कर्कश स्वर होते हैं, कर्कश व्यंजन होते हैं, या फिर जो ऊष्म व्यंजन हम जिसको कहते हैं श वाले, या कोई जो संयुक्ताक्षर होते हैं, ट वर्ण वाले होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, उनको रुक्षाक्षर कहते हैं। ऊष्म वर्ण वाले श वाले, त वाले, ट वाले, तो इस प्रकार के जो वर्णों का प्रयोग अगर काव्य में किया जाता है तो वो रुक्षाक्षर होता है। तो रुक्षाक्षर वाले शब्द अच्छे लगते हैं। कई जगह, कई स्थलों पर, कई प्रसंगों में रुक्षाक्षर शब्द भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं लगते। सभी जगह प्रायः हमें ललित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सुंदर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु और सर्वत्र ललित और मधुर शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, यही उचित है। शब्द चुनने में अक्सर मैत्री का विशेष विचार रखना चाहिए। अच्छे अर्थ का द्योतक न होकर के कोई पद्य केवल अपनी मधुरता ही से पढ़ने वालों के अंतःकरण में द्रवीभूत कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक इस पद को आपको देखना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो यहाँ पर कविता एक अपूर्व रसायन की तरह बताइए। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कवि कर्तव्य शीर्षक निबंध से उद्गृहित है, और इसमें उन्होंने कवि के लिए विषय के अनुकूली शब्द योजना का प्रयोग करने के लिए, कवि के लिए विषय के अनुकूली शब्द योजना के साथ में एवं भाषा का जो प्रयोग है वो करने की प्रेरणा दी है, निर्देश दिया है। लेखक यहाँ पर बताता है कि कविता एक प्रकार का क्या है, एक अनोखा अपूर्व रसायन है। अपूर्व का मतलब अनोखा है, विशेष रसायन है। रसायन मैंने कहा दिया, परिशोधित जो तरल पदार्थ होता है उसको रसायन कहा जाता है।
तो एक आनंददायी तरल सिद्ध पदार्थ है। कविता में रसास्वादन होता है तो उससे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसके रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मानसिक एकाग्रता और अतिशय चतुराई की आवश्यकता होती है। जैसे किसी रसायन को सिद्ध करने के लिए उचित तापमान या आंच की जरूरत होती है, जैसे उचित रसायन के लिए आंच की आवश्यकता होती है। भाई कोई रसायन जब सिद्ध किया जाता है, आयुर्वेद में ऐसा होता है, रसायन बनाए जाते हैं तो रसायन को सिद्ध करने के लिए आंच को, तापमान को कम या अधिक उसको सावधानी से रखना पड़ता है, उसके तापमान का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वह रस ज़्यादा गर्म या कम तापमान या आंच अधिक दे दी जाए या कम दे दी जाए तो उससे रस क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, रस वह शोधित नहीं होता। तो उचित आंच नहीं मिलने से या आंच के अधिक या कम होने से रसायन अच्छी तरह से शोधित नहीं होता, अपितु वह रस बिगड़ जाता है, उसका रस सिद्ध नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि काव्य रचना करने में भी भावों के अनुकूल शब्दों का अगर प्रयोग नहीं किया जाता तो, या फिर उचित वाक्य विन्यास अगर नहीं किया, वाक्यों को ठीक प्रकार से सजावट नहीं की जाए काव्य में, तो उससे क्या हो जाता है, उससे काव्य रूपी रसायन बिगड़ जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। काव्य रूपी रसायन है वो बिगड़ जाता है, उसका स्वाद एकदम नीरस हो जाता है, अरुचिकर हो जाता है। तो वो कविता कोई काम की नहीं रहती, फिर वो कवि उस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। किसी स्थल पर कहीं प्रसंगों में अगर रुक्षाक्षरों का प्रयोग, रुक्षाक्षर यानी रुक्ष या कर्कश शब्द है, उसमें वर्ण वाले संयुक्ताक्षर या टय वर्ण वाले ज़्यादा वर्णों का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो कहीं स्थलों पर, जैसे कोई क्रोध का भाव हो, युद्ध का दृश्य दिखाया जा रहे, घृणा का कोई स्थल हो, वहाँ पर इनको प्रयोग कर दिया जाए तो अच्छे लगते हैं, परंतु सभी स्थलों पर रुक्षाक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रायः सभी स्थलों पर हमें ललित शब्दों का, मधुर शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए, उससे कविता अच्छी बनती है। क्योंकि कभी कभी कोई कविता या पद्य अच्छे अर्थ का व्यंजक नहीं होता है, परंतु उसमें मधुर वर्णों का प्रयोग कर देते हैं कवि, तो मधुर वर्णों के प्रयोग करने से वह कविता जो है सरस हो जाती है, मधुरता उसकी बढ़ जाती है। भले चाहे उसका अर्थ इतना महत्व वाला न हो, लेकिन कवि लोग कई बार अच्छे मधुर जो वर्ण है, अक्षर है, उनका प्रयोग कर देते हैं, जिससे कविता में मधुरता बढ़ जाती है और वह कविता सुपाठ्य हो जाती है, उसके पाठक के अंतःकरण को वह द्रवीभूत कर देती है। ठीक है ना। इससे पाठक क्या हो जाता है, पाठक के अंतःकरण को, उसके मन को, हृदय को द्रवीभूत कर देता है। यहाँ तात्पर्य यह है, कहने का आज से यह है कि शब्द मैत्री का पूरा ध्यान रखना चाहिए, शब्दों की योजना अच्छी करनी चाहिए कवि के अनुसार। ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शब्द मैत्री का पूरा ध्यान रखने से काव्य में मधुरता और सरसता आती है, ये ध्यान रखना चाहिए, और उसका प्रभाव पाठकों पर जरूर पड़ता है, अवश्य पड़ता है। अच्छी कविता होगी, सरसता होगी, मधुरता होगी तो उसका प्रभाव पाठकों पर जरूर पड़ेगा और उसमें निहित रसानुभूति वो द्रवित हो जाती है, रस की अनुभूति पाठकों को होने लगती है। अगर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो फिर काव्य रूपी रसायन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात इसमें कही गई है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि काव्य रचना में वर्ण विचार या वर्ण मैत्री और शब्द मैत्री का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देने की बात है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस लेख में कहते हैं। और साथ ही साथ मतलब कहना चाहते हैं कि शब्द मैत्री और वर्ण जो मैत्री है, वर्ण मैत्री का मतलब अक्षरों की मित्रता, शब्दों की मित्रता इस प्रकार से होनी चाहिए कविता में कि वो सरलता से समझ में आ सके, और यही जो है उसका ध्यान रखने को यहाँ पर उचित बताया है। भाषा सरल और सुबोध है, शैली व्याख्यात्मक है। यहाँ पर ये जो शैली है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शैली व्याख्यात्मक है। ये हमने निबंधों की शैलियाँ पढ़ी थी, तो उसमें ये व्याख्यात्मक शैली है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक और है अर्थ वाले टॉपिक से, ये अर्थ वाला जो भाग है वहाँ से 42 नंबर पृष्ठ पर है प्यारे विद्यार्थियों, ये अर्थ वाला नीचे अर्थ सोरस से ही कविता का प्राण है। जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं है।
महावीर प्रसाद जी कहते हैं कि अर्थ सोरस्य का मतलब हो तो अर्थ की सरसता। कोई भी काव्य रचना लिखी जाती है तो उसमें कवि अपने भावों को उन शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है और उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, उस कविता का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। अगर वह अर्थ सरस है, अर्थ में सरसता है तो वह कविता का प्राण तत्व है। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं, अर्थ की सरसता ही कविता का प्राण है। जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं होता वह कविता ही नहीं है। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से तादात्म्य होना चाहिए। कवि जिस विषय का वर्णन करे, ये पृष्ठ संख्या 42 पर नीचे प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश में देखना, नीचे वाले गद्यांश में अर्थ वाले में, तो जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं है। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादात्म्य होना चाहिए। ऐसा न होने से अर्थ सोरस्य नहीं आ सकता। यहाँ पर मूल रूप से मुख्य मैं बात बता देता हूँ कि भाई जिस विषय का कवि चयन करता है उस विषय के साथ उसको तादात्म्य होना जरूरी है, सामंजस्य समन्वय होना जरूरी होता है, एक रूप होना जरूरी होता है। अगर वह एक रूप नहीं होगा अपने विषय के साथ, अपने भावों के साथ, ऐसा न होने से फिर अर्थ में सोरस्य नहीं आ सकता, अर्थ में सरसता नहीं आ सकती। कवि को उस विषय के अनुसार डूबना पड़ता है, उस विषय को महसूस करना पड़ता है। ये बात इसमें बताया कि विलाप वर्णन करने में कवि के मन में ये भाव होना चाहिए कि वह स्वयं विलाप कर रहा है। बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे विलाप वर्णन किया जाए कविता में, कोई रोने का प्रसंग हो, शोक का विषय हो, तो उसमें कवि को भी ऐसा होना चाहिए, ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए या ऐसे भाव से ऐसा लगना चाहिए उसकी कविता को पढ़ करके जैसे कवि स्वयं रो रहा है, स्वयं विलाप कर रहा है, अर्थात वर्णित दुख का अनुभव स्वयं भी कर रहा है। प्राकृतिक वर्णन लिखने, जैसे आप निराला जी की सरोज समृद्धि को आप पढ़िए तो सरोज समृद्धि को पढ़ने पर आपको ऐसा महसूस होगा प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा लगता है जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वास्तव में अपनी पुत्री सरोज के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, शोक में दुखी हो रहे हैं, ये आप स्वयं महसूस करोगे। तो इस प्रकार से कविता का भाव होना चाहिए, ये इसमें बताया है। वर्णित दुख का स्वयं अनुभव कर रहा है। प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय अंतःकरण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि वर्ण्यमान नदी पर्वत वन के सम्मुख में स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा देख रहा है। और कवि अगर प्राकृतिक वर्णन कर रहा है तो उसको स्वयं ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए, ऐसा संस्कार उसमें होनी चाहिए कि वह वास्तव में जो वर्ण्य विषय से युक्त जो नदी पहाड़ इनका वर्णन कर रहा है वह स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के देख रहा है, ऐसा उसको लगना चाहिए। ऐसी उनकी कविता को पढ़ करके ऐसा पाठक को लगना चाहिए। जब कवि की आत्मा का वर्ण्य विषय से इस प्रकार निकट संबंध हो जाता है तभी उसका किया हुआ वर्णन यथार्थ होता, वास्तविक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। जैसे तभी उसकी कविता पढ़ करके पढ़ने वालों के हृदय पर तद्दत भावना स्थापित, यानी उसी प्रकार की भावनाएं उसके पाठक के भावना स्थापित हो सकती है। जैसा कवि की भावना होती है ठीक उसी प्रकार से कविता पढ़ने वालों की भावना भी उसी प्रकार से हो जाएगी। ये बात है। जैसे मैं बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप फिल्म देखते हो, नाटक देखते हो, तो उसमें जो कलाकार होते हैं वो दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, हंसते हैं या फिर व्यंग्य करते हैं, जो भी उसमें दिखाया जाता है, जो कलाकार पात्र होते हैं, तो वो इस प्रकार से अपने चेहरे की मनोभावों को इस प्रकार से बनाते हैं कि वास्तव में उसको दुख हो रहा है, वास्तव में उसको खुशी हो रही है। ये उसके चेहरे के मनोभावों से पता चल जाता है। और वास्तव में वही सच्चा कलाकार होता है, वही कलाकार दर्शकों के मन पर, हृदय पर राज करता है या अमिट छाप छोड़ता है, जो अपनी कलाकारी से, अपने अभिनय से इस प्रकार से जो भाव होते हैं उन भावों को सही प्रकार से संप्रेषित कर दे कि दुख में ऐसे लगना चाहिए कि वास्तव में वह दुखी है, सुख में ऐसा लगना चाहिए वास्तव में वह सुखी है। तभी वह दर्शकों को मोहित करता है। उसके दर्शक है वो इस प्रकार के भावों में बह जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि ऐसे फिल्मों में या नाटकों में जो शोकांत उसका अंत होता है, दुखांत वाले जो नाटक है, दुखांत फिल्में हैं, तो उनमें दर्शक है वो स्वयं उसको देखते देखते, उस अभिनय को, उस कलाकार को देखते देखते स्वयं रोने लग जाता है या उस द्रवित हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भाव प्यारे विद्यार्थी इसमें होता है। कवि के मन में भी इसी प्रकार का भाव होना चाहिए। जब वो शब्द चयन कर रहा है, जिस विषय को वो चयन कर रहा है, सुख का है, दुख का है, तो दुख में वह स्वयं दुखी हो
पढ़ने वाला पाठक उस कविता को पढ़ करके, उस लेख को पढ़ करके दुखी होना चाहिए। उसको वो दुखी तब होगा जब कवि को ऐसे शब्दों का चयन करे या वास्तव में उस प्रकार का भाव कवि को कविता लिखते समय उसके भाव ऐसे होने चाहिए जिससे पाठक स्वयं अनुभव करेगा कि वास्तव में कवि उस समय कितना दुखी था, कवि उस समय कितना सुखी था। ये भावों का तादाद में होना जरूरी है। तो देखिए अब इसको हम समझाते हैं। प्रसंग में क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? प्रसंग में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रस्तुत जो पद्यांश है, गद्यावतरण है, क्षमा करना पद्यांश मैंने बोल दिया, गलत बोल रहा हूँ मैं, इस त्रुटि के लिए माफ़ी चाहता हूँ। गद्यावतरण, गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कवि कर्तव्य निबंध शीर्षक से उद्धृत है और इसमें काव्य रचना करते समय शब्द योजना का जो महत्व है वो तो बताया है, जिससे कि अर्थ की सोरस्यता का ध्यान रखने के लिए इसमें बताया कि शब्द योजना इस प्रकार से हो कि अर्थ की सरसता है वो मौजूद रहे। किसी भी काव्य रचना में अगर शब्दों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसकी अर्थ की सरसता मौजूद रहे, इस बात को ध्यान में रखने के लिए इसमें कही गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि काव्य रचना में जैसे छंद है, शब्द है, उसके साथ साथ अर्थ का भी बड़ा महत्व है। छंद शब्दों का चयन के साथ साथ अर्थ की सोरस्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अर्थ सोरस्य मैंने बता दिया, अर्थ की सरसता, अर्थ में रस आना चाहिए। जैसे कविता को पढ़ा, समझा, अर्थ आया, अर्थ आते ही उसमें आपको रस आना चाहिए, आपको भावों की अनुभूति होनी चाहिए। तो ये बात इसमें बताया है कि अर्थ सोरस्य ही कविता का क्या है? प्राण तत्व है। अर्थ सोरस्य ही कविता का क्या है? प्राण है। अगर कोई कविता पढ़ी और उसका अर्थ समझ में नहीं आया तो वह कविता निष्प्राण है। प्यारे विद्यार्थियों, तो अर्थ सोरस्य कविता का प्राण माना जाता है। लेखक के अनुसार कविता में अर्थ का सरस चमत्कार अगर नहीं है तो वह कविता एकदम प्रभावहीन, निष्क्रिय होती है। इसलिए कवि अपने कविता में जिस भी विषय का वर्णन करे वह पूरी तरह से तादात्म्य स्थापित करे। ये बात मैंने बताया, जिस भी विषय का वो चयन कर रहा है तो उसमें पूरी तरह से तादात्म्यता स्थापित करे, एक रूपता स्थापित करे और उसमें पूरी तरह से वह घुल मिल जाए। और इस प्रकार से घुल मिल जाए उसका मानसिक स्तर अभेद स्थापित हो जाए, यानी मानसिक स्तर, और वह कवि स्वयं उसमें जब कविता लिखता है तो उस प्रकार से उसमें घुल मिल जाए कि एक हो जाए, और एक हो जाएगा तो ही उस कविता का जो रस है वो आएगा, आनंद आएगा। और ऐसा अगर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करने से काव्य में अर्थगत चमत्कार और सुस्पष्टता नहीं आ सकती। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कवि उसमें इस प्रकार से तादाद में नहीं करेगा, एक रूप नहीं होगा, घुल मिल नहीं जाएगा, तो फिर उस कविता में अर्थगत जो चमत्कार है, सुस्पष्टता, वो नहीं आ सकती। उदाहरण के लिए यदि कवि विलाप कर रहा है, विलाप का प्रसंग अगर कर रहा है, विलाप का वर्णन कर रहा है कविता में, तो उन्हें उस समय ये उसके मन में ये भावना होनी चाहिए कि वह स्वयं शोकग्रस्त है, स्वयं दुखी है, तब वो ठीक प्रकार से शब्दों का चयन कर पाएगा। वो दुखी होना उसको पड़ेगा। तो शोकग्रस्त है और वर्णन किए जा रहे दुख और शोक का वह स्वयं हार्दिक अनुभव कर रहा हो, कि वो स्वयं अनुभव कर रहा हो कि वास्तव में दुख का बात है, ये दुख की बात है, शोक की बात है, ये सब चीज़ें स्वयं वो अनुभव करना चाहिए। और ऐसी भावना रखने से वह जो वर्णित निबंध या वर्णित जो काव्य होगा या विषय होगा उसमें तादात्म्यता रख सकता है। अगर ऐसा नहीं हो तो तादात्म्यता नहीं आएगी। लेखक साथ साथ ये कह रहा है कि अगर प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया जा रहा है, दृश्यों का चयन अगर किया जा रहा है, दृश्यों का वर्णन किया जा रहा है, तो उस समय लिखते समय कवि या लेखक के अंतःकरण में इस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए कि वह जिस नदी, पहाड़, समुद्र, वन आदि का वर्णन कर रहा है वह सामने वो देख रहा है, उपस्थित होकर उस प्राकृतिक शोभा को वो देख रहा है, ऐसा उसको लगना चाहिए। और इस तरह से उसके वर्ण विषय में तादात्कार होने से संस्कार उसको होना चाहिए, एक रूप होने का संस्कार उसके अंदर होना चाहिए। जब वर्ण विषयों से इस प्रकार से निकटता रखेगा, तादात्म्यता स्थापित करेगा, एक रूप होगा, घुल मिल जाएगा, संबंध, अनुभूति का संबंध स्थापित कर लेगा, तो वह उस कवि के द्वारा जो कविता का वर्णन किया जाएगा या वह वर्णन होगा वो यथार्थ लगेगा, वास्तविक लगेगा, सच्चा लगेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। और उसकी कविता पढ़कर पाठकों के हृदय में भी उसी प्रकार की भावनाएं जागृत होगी
उसकी अनुभूतियाँ होगी, आनंद की अनुभूति होगी, सरसता उसको मिलेगी। तो इस प्रकार से पाठक भी आनंद की अनुभूति करेंगे। इस तरह से काव्य में अर्थ सोरस्य जो है आ जाता है। अगर तादात्म्यता उसमें होगी तो अर्थ में चमत्कार आएगा, अर्थ में सरसता आएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना, हिंदी के कवियों को काव्य रचना करने में वर्ण विषय के साथ पूरी तरह से तादात्म्य होना चाहिए, ये निर्देश दिए हैं। भाषा सरल और सुबोध है, तत्सम प्रधान है और शैली विवेचनात्मक है। शैली विवेचनात्मक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गई शैली। भाषा सरल सहज है, तत्सम प्रधान है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो कवि कर्तव्य निबंध है, इसके तीनों गद्यांश आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कवि कर्तव्य के आगे के गद्यांशों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को ठीक प्रकार से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और इनको याद भी कीजिए। और इनमें प्यारे विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, ये तीनों निबंधों में ये तीनों जो गद्यांश है, इसमें सबसे ज़्यादा दोनों ये दो है वो ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। बाकी सारे महत्वपूर्ण ही हैं। जो महत्वपूर्ण उन्हीं को मैं करवा रहा हूँ गद्यांश को, सारे निबंध के पाठ को नहीं करवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी। जो महत्वपूर्ण परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से उन्हीं को ले रहा हूँ। तो आप ठीक प्रकार से समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, नोट्स बना करके इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।